गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सब लोग का स्वागत है फिर से मेरे इस चैनल पर। जैसा कि दूसरी क्लास में हम लोग ओम के नियम तक पढ़ चुके हैं, ओम्स लॉ क्या है या फिर उसके बारे में हम लोग जान चुके हैं कि ओम्स लॉ क्या है। तो अब क्लास को आगे बढ़ाएंगे और आगे चीज़ों के बारे में जानेंगे। लेकिन आगे जाने से पहले ओम्स लॉ थोड़ा सा ये क्लियर रखिएगा आप लोग कि ये डीसी के लिए था और एसी के लिए नहीं था। ओम्स लॉ जो इसमें इस अभी जो फ़िलहाल इस समय पढ़ाया जा रहा है, हाँ एसी के लिए एक ओम्स लॉ था। जब हम आगे एएमएफटी पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। तो रिक्वायरमेंट अगर होगी तो उस सब्जेक्ट की अगर आप लोग चाहेंगे बीटेक में, जो भी बीटेक वाले स्टूडेंट देख रहे हैं अगर वो चाहेंगे तो एएमएफटी की क्लास भी चला दी जाएगी। तो आप लोग अगर चाहेंगे तो वो भी चलेगा। तो ओम्स लॉ में सबसे पहले ये चीज़ याद रखिएगा कि ये डीसी के लिए दिया गया था और इसके स्टेटमेंट किसके लिए हैं वो याद रखिएगा। तो कल की वीडियो से मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि क्या है इसके स्टेटमेंट या फिर फार्मूला भी आप लोग समझ गए होंगे। इसके फार्मूला इसका जो है वी प्रोपोर्शनल आई हो जाता है, तो फिर वो समझ में आ रहा होगा आपको। अब आज का जो मैं हम लोग का नया टॉपिक है या फिर नया सेशन जो है वो देख सकते हैं आप कि अगला हमारा टॉपिक है वैद्युत वाहक बल, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब वैद्युत वाहक बल क्या है उसके बारे में हमको जानना है। देखिए छोटी छोटी जो पॉइंट है उसको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो क्लियर नहीं होगा तो फिर हमारे लिए ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आगे हम चल के न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पाएंगे या फिर जो भी हमारे लिए बहुत सारी दिक्कत आएगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है फार्मूला नहीं याद है या फिर यूनिट क्लियर नहीं है तो हम न्यूमेरिकल लगाते हैं तो वो हमारे आंसर गलत आ जाता है या फिर यूनिट गलत लिख देते हैं। ऐसी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है। इसलिए हम इस पहले चैप्टर को एकदम डीपली से थोड़ा सा इसके जितने भी पॉइंट है बहुत अच्छे से क्लियर करके चलेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए देखते हैं हमारा जो वैद्युत वाहक बल है यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंग्लिश में इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। इंग्लिश वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने जो भी नोट्स बनाए हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए क्या है वैद्युत वाहक बल, वह बल है जो किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करता है। इसका मात्रक वोल्ट होता है। यानी कि क्या है, मान लेते हैं कि ए में हमारा पता है कि एटम क्या होता है। एटम हमारे एटम में दो पार्ट्स होते हैं। एक हमारा न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है, और इस न्यूक्लियस में हमारे क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। इसको हम नाभिक बोलते हैं हिंदी में। और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। अब इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो उसकी कुछ तो गति होगी ना, कुछ फोर्स लगेगा तभी। देखिए इसमें लिखा ही है फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लिखा ही इसमें फोर्स है, यानी कि फोर्स लिख देने का मतलब ही हो जाता है कि कोई गति या फिर कोई बल उसमें लगेगा तभी वो चलेगा। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, या फिर पूरे एक सर्कल कंप्लीट कर रहे हैं उसमें एक गति लग रही है, तो वो जो बल लग रहा है उसी को हम बोल रहे हैं वैद्युत वाहक बल। यानी कि वह बल किसको लग रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को ही वो बल लग रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जिस गति से घूमते हैं या फिर जो जिस बल से या फिर जो एक फोर्स लगा देने से इलेक्ट्रॉन घूमने लगता है वही हमारा वैद्युत वाहक बल होता है। अब देखिए इंग्लिश में भी लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द फोर्स दैट कीस ए करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो। एक चीज़ याद रखिएगा क्या है कि हमारा जो ये जितने भी पॉइंट है यानी कि जो ईएमएफ हुआ या फिर उसके फार्मूले हुए या फिर जो हम वोल्टेज पढ़ रहे हैं, इसको क्लियर करने का ये मतलब बेसिक हो जाता है कि कभी भी हमको थियरी लिखना है या फिर कभी भी हम मशीन लिख रहे हैं या फिर कोई सब्जेक्ट जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल में ही लिख रहे हैं तो थियरी हमारा ब्रॉड हो जाता है। तो थियरी लिखने में हमें थोड़ी आसानी हो जाती है। सारे पॉइंट के बारे में जो हमें थोड़ा थोड़ा क्लियर रहता है तो हमें थियरी लिखना बहुत आसान हो जाता है। अब इसका फार्मूला देख लेते हैं। इसका फार्मूला देखिए, इसका जो हमारा ईएमएफ का फार्मूला है E इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू। मतलब क्यू तो आपको पता है, ये क्यू क्या है, चार्ज है। डब्ल्यू वर्क है, मतलब चार्ज के जो भी वर्क होगा वो चार्ज के द्वारा ही होगा। जो इलेक्ट्रॉन हमारा घूम रहा है वो चार्ज है और वो उसमें जो वर्क हो रहा है यानी कि जो फोर्स लग रहा है वही हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। तो फार्मूला बिल्कुल मत भूलिएगा, फार्मूला याद रखिएगा। आगे फार्मूले के बहुत सारे यूज हैं, न्यूमेरिकल में बिल्कुल आपको देखने के लिए मिलेगा। और सबसे ज़्यादा जो ये मतलब दिमाग में रखने वाली बात है या फिर जो आपको लगे कि हाँ बहुत अच्छा से हमको दिमाग में रखना है, वो यूनिट है। यूनिट बहुत देखिए, अब हम दो चीज़ की यूनिट देख चुके हैं। एक तो वोल्टेज की यूनिट वोल्ट है और दूसरा ईएमएफ देख चुके हैं, ईएमएफ की भी यूनिट वोल्ट है। यानी कि इन दोनों की यूनिट हम देख चुके हैं, वोल्ट है। पोटेंशियल का देखते हैं आगे अब हम लोग। अब ईएमएफ के क्या है कि थोड़ा कुछ और फार्मूले हैं, लेकिन आपको इस चैप्टर में कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। जैसे ही ज़रूरत होगी या फिर नेसेसिटी उसकी होगी आगे बताई जाएगी।
तो अगर और इसके जितने भी फार्मूले हैं या फिर और डिटेल में आपको पढ़ना है तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि जो भी इससे रिलेटेड फार्मूले हैं, क्योंकि देखिए जब जहाँ जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है उसको बताने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि हम तो बता देंगे लेकिन फिर आपके दिमाग में नहीं रहेगा। अब ये क्या है, ये फार्मूला हम अधिकतर मशीन में यूज करते हैं, तो जैसे ही मशीन स्टार्ट होगा तो मशीन में आपको बता दी जाएगी। आप लोग को अगर मशीन फर्स्ट मशीन सेकंड दोनों पढ़ना है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आप थर्ड ईयर में सेकेंड ईयर में है तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं। सेकेंड ईयर वाले भी मशीन फर्स्ट पढ़ चुके हैं, मशीन सेकंड पढ़ने के लिए या फिर मशीन फर्स्ट पढ़ने के लिए आप कमेंट कीजिए कि आपको पढ़ना है, तो उसकी भी क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएगी। या फिर जो भी सब्जेक्ट की क्लासेस आपकी लग रही है कि बहुत ज़रूरी है या फिर नहीं चल पा रही है, उसकी कमेंट कीजिए, वो क्लास चले। हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि सारे वीडियो मिले आपको सारे क्लास के, लेकिन संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम लोग प्रयास में लगे हैं, क्योंकि आप लोग थोड़ा स्लो हैं, कमेंट भी नहीं कर रहे हैं आप लोग। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट चाहिए, कौन से टॉपिक चाहिए, क्या इसमें थोड़ा सा छूट रहा है वो आपको जानना है थोड़ा और, तो वो आप लोग कमेंट करेंगे तभी हमें पता चलेगा। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब आगे का जो हमारा पॉइंट है वो विभव है। विभव क्या है? पोटेंशियल, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। एक चीज़ याद रखिए, आप लोग टेंथ करके आए हैं या ट्वेल्थ जो भी किए हैं, पहले आप लोग कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़े हैं। अब उतना डिटेल में नहीं पढ़े लेकिन नाम सुने हैं। अब देखिए क्या है, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में लिख दिया गया है, हिंदी वालों के लिए हिंदी में लिखा गया है। तो कोई किसी को कोई प्रॉब्लम अगर कहीं कोई मतलब कोई टर्म में आ रहा है, कोई वर्ड में आ रहा है, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि समझ में नहीं आया। व्हाट्सएप के पर्सनल ग्रुप में भी आप कर सकते हैं कि आपको मतलब क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं प्रॉब्लम है। अब देखिए इसका डेफिनेशन क्या है, इकाई आवेश को अनंतता से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर उस बिंदु का विभव कहलाता है। मतलब क्या, विभव का क्या मतलब हुआ? ठीक है, हम लोग डेफिनेशन देख लिया क्या है, लेकिन अब विभव क्या है देखते हैं। एक अनंत बिंदु, मतलब अनंत बिंदु का मतलब एक ऐसा बिंदु जिसके बारे में हमें पता नहीं है, और हम वहाँ से चार्ज किसी एक ऐसे बिंदु पर हैं जहाँ के बारे में पता है। मान लीजिए ये पॉइंट हमारा ए है, हमको यहाँ से यहाँ तक हमको चार्ज लाना है, तो हमको क्या करना है, उसके बीच में वर्क होगा, तो वही हमारा विभव है। मतलब किसी अनंत बिंदु से, ये इन्फिनिटिव पॉइंट है, यानी कि अनंत अनंत बिंदु से किसी एक बिंदु पे, यानी कि ए बिंदु कोई बिंदु है वहाँ पे लाने के लिए, जैसे जैसे आपको कहीं खड़ा कर दिया जाए और आपको वहाँ से घर जाना हो, जहाँ खड़ा है वहाँ के बारे में आपको ना पता हो, लेकिन आपको ये पता हो कि हमको अपने घर जाना है, आपका घर कहाँ है, तो उसको हम विभव बोल देंगे। किसी एक अनंत बिंदु से किसी एक बिंदु पे हम जो चार्ज लाते हैं, जब हम चार्ज लाएंगे कहीं से, या फिर पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगा, तो उसके बीच में कुछ काम होगा, यहाँ से यहाँ तक वो आएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से यहाँ तक अगर मूव करता है तो कोई काम वर्क कर रहा है ना, तो वर्क वही जो कर रहा है वही हमारा विभव है। एक चीज़ और भी यहाँ पे फिर से देखने की बात है, इसकी भी यूनिट बोल्ट होती है। यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विभव की भी यूनिट बोल्ट होती है, तो इसको क्लियर रखिएगा आप लोग। अब क्या है कि विभव हुआ, पोटेंशियल हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि वोल्टेज और पोटेंशियल सेम है। नहीं, ऐसा नहीं है। वोल्टेज हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रिक प्रेशर है। प्रेशर का मतलब ये इलेक्ट्रॉन चाहता है यहाँ आ जाए, ये इलेक्ट्रॉन चाहता है यहाँ आ जाए, तो वो एक प्रेशर है, उसकी वजह से हमारा वोल्टेज इंड्यूस होता है। तो उसको हम, जो इलेक्ट्रिक प्रेशर यानी इलेक्ट्रॉन की वजह से जो प्रेशर इंड्यूस होता है उसको हम वोल्टेज बोलते हैं, उसकी यूनिट वोल्ट होती है। अब विभव में क्या है, किसी इन्फिनिटिव पॉइंट से किसी एक बिंदु पे जब हम चार्ज को लाते हैं तो वो हमारा विभव कहलाता है। तो ये क्लियर रखिएगा कि डेफिनेशन एकदम बिल्कुल क्लियर रखिएगा। नोट्स आपको जैसे ही चाहिए नोट्स मिल जाएंगे, और अगर स्क्रीनशॉट भी चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको क्लियर दिख रहा हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे हमारा है कि विभवांतर। आगे हमारा पॉइंट है विभवांतर किसे कहते हैं, विभवांतर भी देख लेते हैं। अब इसमें क्लियर है, आप अगर देखें तो इसके नाम में लिखा है विभवांतर, यानी विभव धन अंतर। यानी विभव का मतलब ये तो हम लोग समझ चुके हैं कि दो पॉइंट, कोई एक पॉइंट इन्फिनिटिव है, कोई एक पॉइंट जहाँ पे हमको चार्ज लाना है, तो यानी कि दो पॉइंट, यानी कि दो पॉइंट को ही हम विभव बोल रहे हैं। अब विभवांतर यानी कि दोनों के बीच के अंतर को हम क्या बोल देंगे, विभवांतर बोल देंगे। सिंपल है ना, नाम से ही क्लियर है, विभवांतर यानी कि दोनों बिंदु के बीच के अंतर को हम विभवांतर बोल सकते हैं। एक चीज़ और है, इसकी भी यूनिट बोल्ट है, यानी कि किसकी किसकी यूनिट बोल्ट हो गई, ये ध्यान रखिएगा। हमारी वोल्टेज वोल्टेज हो गई, फिर हमारी ईएमएफ हो गई, फिर पोटेंशियल हो गई, फिर पोटेंशियल डिफरेंस हो गई। ये चारों चीज़ की यूनिट हमारी क्या है,
इन चारों चीज़ की यूनिट हमारी वोल्ट है। ये बहुत ज़्यादा दिमाग में रखने वाली बात है कि हमको बहुत ज़्यादा हर जगह दिक्कत होती है कभी कभी कि इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट क्या लिखनी है। तो ये इस चारों की यूनिट वोल्ट होती है। चारों की डेफिनेशन क्लियर रखनी है। वोल्टेज की डेफिनेशन आपको पता है कि ये वोल्टेज क्या है, ये इलेक्ट्रिक प्रेशर है जो इलेक्ट्रॉन की वजह से इंड्यूस होता है। ईएमएफ क्या है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उसको जो गति मिलती है, जिस फोर्स से वो घूमता है उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। पोटेंशियल क्या है, किसी इन्फिनिटी पॉइंट से किसी एक बिंदु पर जो हम चार्ज लाते हैं या फिर उनके बीच में किया गया कार्य हमारा पोटेंशियल है। पोटेंशियल डिफरेंस, उन दोनों बिंदु के बीच के डिफरेंस को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझ में आप लोग को आ रहा होगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा समझ में आ रहा है तो भी, नहीं आ रहा है तो भी कमेंट करते रहिएगा आप लोग। अब यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम देखते हैं आगे हमारा थोड़ा सा, और अगर डेफिनेशन की बात करें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डेफिनेशन में भी सेम वही लिखा है, कुछ बहुत अंतर नहीं लिखा है कि जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके सिरों के विभवों में कुछ अंतर पैदा होता है, वही विभव अंतर होता है, इसका मात्रक वोल्ट होता है। अब हमने एक चीज़ और बता दिया था कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में हर जगह हम सेमीकंडक्टर मटेरियल की बात करेंगे, और हमारा जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच है वहाँ पे हर जगह हम कंडक्टर की बात करेंगे। तो यहाँ पे हर जगह देख रहे हैं चालक लिखा है, कंडक्टर हर जगह लिखा है। तो याद रखिएगा, आप बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर कहीं भी नहीं सुनाई देगा आपको, हर जगह कंडक्टर ही सुनाई देगा या फिर कंडक्टर पे ही काम करता है। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं प्रतिरोध क्या है। अब देखिए क्या है कि कुछ चीज़ें उसके नाम से ही क्लियर हो जाती हैं। प्रतिरोध का मतलब अब देख रहे हैं कि किसी का विरोध करना, किसी की, जैसे कोई बोलते हैं ना कि बोलते हैं कि वो मेरा विरोध कर रहा है तो उसको हम प्रतिरोध भी बोलते हैं। अब क्या है कि जो हमारा प्रतिरोध है उसको हम क्या कहते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है वो हमें जान। और एक चीज़ जो पिछले क्लास में हम लोग जो 10th या 12th की हैं उसमें वो लोग प्रतिरोध जरूर पढ़ के आए हैं। तो प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध एक भौतिक, मान ले एक भौतिक गुण है, किसी भी पदार्थ का एक भौतिक गुण है। पदार्थ, यहाँ पे पदार्थ से मतलब यहाँ पे कंडक्टर है। याद रखिएगा पूरी नोट्स में या फिर मैं कभी भी पदार्थ बोल रहा हूँ, पिंड बोल रहा हूँ, वस्तु बोल रहा हूँ तो उसका मतलब कंडक्टर से ही है, कुछ और चीज़ नहीं, किसी और चीज़ से मतलब नहीं है उसकी। मतलब जो हमारा प्रतिरोध है वो क्या है कि वो भौतिक गुण है किसी भी मटेरियल का। क्या करता है वो, इलेक्ट्रॉन को प्रवाह होने से रोकता है। यानी कि सिंपल है कि अगर किसी भी सर्किट में अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो उसको वो रोकेगा, यानी धारा प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करेगा, वही हमारा प्रतिरोध कहलाता है। इसकी मात्रक हम ओम होती है, इसका फार्मूला R बराबर VI होता है। एक चीज़ और तुरंत यहीं पे आप क्लियर कर लीजिए, जो रेजिस्टेंस का सिंबल इस तरह है, इस तरह कहीं पे भी अगर रेजिस्टेंस बनाना हो तो ऐसे ही बनाएंगे हम, सिंबल उसका रेजिस्टेंस का इसी तरह होता है, ये उसका सिंबल है, इसको R से दिखाते हैं। और ये याद रखिएगा, किसी भी, जैसे कि मान लेते हैं कि अगर ये हमारा कोई कंडक्टर है, अगर ये कंडक्टर इसको हमने कोई किसी बैटरी से जोड़ दिया है तो बैटरी से जैसे जोड़ेंगे इसमें क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगेगा। इलेक्ट्रॉन जैसे ही फ्लो होगा हमारा तो क्या होगा इसमें, इसको हम वैद्युत धारा बोलेंगे। अब रेजिस्टेंस, मान लीजिए यहाँ पे रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का काम क्या है, धारा को मतलब ये धारा को प्रवाह होने से रोकेगा। तो सिंपल याद रखिएगा, रेजिस्टेंस को हम क्या, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिखना हो तो लिख सकते हैं कि प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध किसी भी पदार्थ का वह भौतिक गुण है जो किसी भी कंडक्टर में या फिर किसी भी सर्किट में क्या करता है, धारा के प्रवाह का विरोध करता है। ये लिख सकते हैं। आपको इसकी यूनिट याद रखिएगा, ओम है, इसकी यूनिट ओम है। इस तरह से ओम को दिखाते हैं। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर समझ रहा है, फाइनल फर्स्ट ईयर को ही समझने की ज़रूरत है। इस तरह से ओम का साइन होता है। और अगर आप लोग स्क्रीनशॉट नोट्स का लेना चाहते हैं तो यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि क्लियर दिख रहा होगा नोट्स में। और जहाँ समझ में नहीं आ रहा है उसके लिए ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि समझ में कहाँ नहीं आया, क्योंकि आप लोग की कमेंट से ही हमें पता चलेगा कि कितना आपको समझ में आ रहा है, कितना समझ में नहीं आ रहा है। आगे देख लेते हैं। इंग्लिश वाले भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें अगर लेना चाहते हैं, नहीं तो फिर नोट्स मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। इसीलिए मैंने पेज नंबर भी लिख दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, अगर स्क्रीनशॉट भी ले रहे हैं तो पेज नंबर से आपको आसानी हो। अब यहाँ पे एक सर्किट देखिए दिखाया गया है। यहाँ पे सर्किट मान लेते हैं, जैसे वो सर्किट एक बना के हम लोग देखते हैं, ऐसा सर्किट बना देंगे। अब इसको क्या, हम, ये हमारा प्रतिरोध है, ये हमारी एक सप्लाई दी गई है जिसको V मतलब वोल्टेज है। यहाँ पे V वोल्ट की सप्लाई, जैसे हम ना 3 वोल्ट की, 4 वोल्ट की, जो भी 12 वोल्ट की बैटरी लगाते हैं तो उसको V से दिखाते हैं वोल्टेज।
बैटरी की जो हमारी रेटिंग आती है वी में आती है ना, वोल्टेज की कितने वोल्ट का है वो बैटरी, तो वी से दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे एक सर्किट दिखाइए, हाँ इसको रेजिस्टेंस होता है। अब देखिए आगे क्या है, थोड़ा सा इसको क्लियर करना है। अब आती है कि ठीक है हमने तो प्रतिरोध जान लिया, प्रतिरोध क्या है। अब हमें लॉ ऑफ रेजिस्टेंस जानना है कि प्रतिरोध का नियम एक हो कि प्रतिरोध किस पे डिपेंड करता है, या फिर प्रतिरोध का कोई नियम होता है, लॉ होता है, कैसे प्रतिरोध काम करता है, तो वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए कोई नियम तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ ठीक है उससे रिलेटिव है तो फिर नियम ही बोलते हैं, नहीं तो हम बेसिकली फैक्टर बोलेंगे या फिर कारक बोलेंगे उसका। देखिए लिखा है किसी चालक या प्रतिरोध का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, कुछ कारक होंगे, कुछ फैक्टर होंगे, जैसे हर चीज़ की कोई ना कोई फैक्टर होती है तो इसकी भी कोई फैक्टर होगी, क्योंकि बिना फैक्टर, क्योंकि एक फिजिकल कंडीशन बोल दिया गया तो कि बिना फैक्टर के तो काम नहीं करेगा। देखिए पहला इसमें पॉइंट है, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि अगर कोई भी कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब वायर, सिंपल कॉपर का वायर या फिर कोई भी वायर, वायर से यहाँ पे मतलब है, तो क्या है कि हमारा जो हमारा प्रतिरोध, किसी भी कंडक्टर का प्रतिरोध है। अब कंडक्टर का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे ये हमारा सर्किट दिखाया गया तो ये पूरा जो चल रहा है वो कंडक्टर पे ही काम कर रहा है। अब बोले किसी भी कंडक्टर का प्रतिरोध, मतलब ये प्रतिरोध किस पे डिपेंड करता है, उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब ये जो हमारा प्रतिरोध है ये लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ माने कि पहला हमारा जो पॉइंट यहाँ पे क्लियर ये हो रहा है। एक मिनट, पहला हमारा जो पॉइंट, जो पहला फैक्टर बन के आ रहा है वो हमारा आर प्रोपोर्शनल हमारा एल है। पहला फैक्टर कि जो हमारा किसी भी कंडक्टर का, कंडक्टर चालक कुछ भी बोल सकते हैं, किसी भी चालक का जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध अनुक्रमानुपाती होता है किसके, लंबाई के। समझ में आ रहा होगा। पहला हमारा जो फैक्टर है, या फिर नियम बोलिए, फैक्टर बोलिए, कारक, कुछ भी आप बोल सकते हैं। पहला ये कि किसी भी कंडक्टर, कोई हमारा पास कंडक्टर है, उस कंडक्टर का जो प्रतिरोध है, क्योंकि हर कंडक्टर का कुछ ना कुछ अपना प्रतिरोध होगा, तो जो हमारा कंडक्टर उसका जो प्रतिरोध होगा वह लंबाई के अनुक्रमानुपाती है, तो आर प्रोपोर्शनल एल लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो आ गया पहला कारक, यही हो गया। सारे फैक्टर याद रखेगा, एग्जाम में कभी कभी ये डायरेक्टली पूछ लेता है। जेई के एग्ज़ाम में तो बहुत बार डायरेक्टली पूछा है, यूपीपीसीएल में और यूपीआरवीएनएल में, तो इन सारे एग्ज़ाम में बहुत क्लियरली और वन वर्ड में पूछ लेता है ये। तो दूसरा देखते हैं, दूसरा किसी चालक का प्रतिरोध उसके पदार्थ की प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है। अब चलिए एक चीज़ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्लियर करना कि ये प्रतिरोधकता क्या है। देखिए हर एक चीज़ की क्वालिटी होती है, जैसे आप इंसान हो या फिर ऐसा तो नहीं है कि सभी लोग सेम हों, सभी लोग का कुछ ना कुछ अपना एक प्रॉपर्टी होता है कि आप बहुत अच्छे हो, कोई पढ़ने में बहुत तेज़ है या फिर कोई उससे पढ़ने में कमज़ोर है, तो सबकी एक क्या है कि अपनी अपनी क्वालिटी है या फिर अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। उसी तरह रेजिस्टेंस की भी जो गुण है उसको एक नाम दे दिया गया है, जो है प्रतिरोधकता, जिसको अंग्रेजी में रजिस्टिविटी बोलते हैं। और ये प्रॉपर्टी है, ये हमारा प्रतिरोध का जो है गुण है, गुण बोले, प्रॉपर्टी या फिर जो भी बोल सकते हैं आप। अब क्या है कि हमारा जैसे अब पहला पॉइंट तो ये हो गया ना कि हमारा जो पहला पॉइंट हुआ, जो पहला पॉइंट हमारा ये हो गया, पहला जो फैक्टर है कि आर प्रोपोर्शनल एल हो गया, यानी कि हमारा किसी भी कंडक्टर का अगर प्रतिरोध है तो वो उस लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अब दूसरा पॉइंट जो हमारा है ये है कि हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो हमारा किस पे डिपेंड करता है, प्रतिरोधकता के समानुपाती होता है, या फिर प्रतिरोधकता पे निर्भर करता है, जो भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे जो पी तक, पी की तरह दिख रहा है, ये पी नहीं है, इसको रो बोलते हैं, इस तरह इसको बनाते हैं, रो बोलते हैं इसको। रो बराबर यहाँ पे होता है प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी
अब रजिस्टिविटी इसको हम रो से दिखाते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, सबके अपने अपने कुछ पर्सनल सिंबल साइन होते हैं। जैसे हम इस तरफ बना दिए तो ये ओम हो गया, वी से दिखा रहे हैं तो वो वोल्टेज हो गया। तो उसी तरह हम यहाँ पे प्रतिरोधकता को, जो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है, उसको हम रो से दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपको दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा प्रतिरोध है वो प्रतिरोधकता पर निर्भर होता है, क्योंकि वह उसका गुण होता है। तो हमारा प्रतिरोध का जो नियम है या प्रतिरोध किन किन फैक्टरों पर डिपेंड करता है, तो दो फैक्टर उसमें से क्लियर हो गए कि हमारा जो पहला फैक्टर हमारा है कि किसी भी चालक का प्रतिरोध जो हमारा है वो उसकी किसी भी चालक का जो हमारा प्रतिरोध है वो क्या करेगा, वो डिपेंड करता है या फिर अनुक्रमानुपाती होता है लंबाई के। तो फार्मूला आर प्रोपोर्शनल एल लिख सकते हैं। दूसरा है जो हमारा प्रतिरोध है वो हमारा निर्भर होता है प्रतिरोधकता पर। तो यहाँ पे आर प्रोपोर्शनल रो लिखेंगे। यहाँ पे रो को हम यहाँ पे प्रतिरोधकता दिखाते हैं। क्लियर रखते हुए चलेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम आर प्रोपोर्शनल रो लिख देते हैं, ये पी मेरा थोड़ा सा रो की तरह बन नहीं पाता है, पी बन जाता है। आर प्रोपोर्शनल अगर हम रो लिख रहे हैं तो यहाँ प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम कुछ यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आर रो एल बाई ए। अब यहाँ पे एल बाई जो है एज ए कॉन्स्टेंट है। अब ये क्या है, यहाँ पे तो इस फॉर्मूले में तो हमने कांस्टेंट कर दिया है, लेकिन अगले या फिर कहीं पे भी अगर हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ आ रही है तो वहाँ पे हमें इसकी वैल्यू दे देता है या फिर हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो कांस्टेंट यहाँ पे लिख रहे हैं क्योंकि हमने रो को हटाया।